हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रेक्षा। और मैं ईशान। आपका स्वागत करते हैं वियतनाम व्लॉग के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर चेक करें, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया है हो ची मिन सिटी और फुकॉक। अब चलते हैं वियतनाम के दो आइकॉनिक सिटीज दानांग और हनोई की तरफ, जहाँ एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन मिलेगा। हम देखेंगे मार्बल माउंटेन्स, गोल्डन ब्रिज, एक्सप्लोर करेंगे हेलोंग बे क्रूज और ओल्ड क्वार्टर्स की लाइवली स्ट्रीट्स। हम आए हैं ट्रिप के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जगह पर, दानांग। यहाँ हम 4 दिन रुकेंगे और बहुत सारी लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट फाइनली हमने चेक इन किया एवनेस होटल में। रियल रीजन जिस वजह से ये होटल चूज किया था इज दिस व्यू। ये होटल सिटी सेंटर और माइकी बीच से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने बाइक्स रेंट की थी, सो ट्रैवलिंग इज मैनेजेबल। अगर आपको बजट फ्रेंडली सुपर व्यू और कंफर्टेबल स्टे चाहिए तो ये होटल एक परफेक्ट ऑप्शन है। रूम स्पेशियस और मॉडर्न है, साथ ही साथ क्लीन और वेल मेंटेन्ड भी। बीच लवर्स के लिए एकदम मस्त लोकेशन है। चलिए अब निकलते हैं एडवेंचर पे। सबसे पहले हम गए मार्बल माउंटेन्स, जो नेचर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मार्बल माउंटेन्स असल में 5 अलग अलग पहाड़ियां हैं, जो 5 एलिमेंट्स मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। यह जगह प्राचीन बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस है, जिसमें हिडन केव्स और एंशिएंट स्टैचूज भी हैं। अगर आप हाइकिंग लवर हैं तो यहाँ की स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना एक एडवेंचर जैसा लगेगा और टॉप से पूरा दानांग सिटी का व्यू एकदम ब्रेड टेकिंग होता है। यहाँ के केव्स एकदम मिस्टीरियस है। इस केव में सनलाइट के रिफ्लेक्शन से एक डिवाइन एटमॉस्फेयर बनता है, जो एकदम मैजिकल लगता है। ये केव्स वियतनाम की कल्चरल और स्पिरिचुअल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर आप दानांग आते हो तो मार्बल माउंटेन्स जरूर विजिट करें। फिर हमने विजिट किया दानांग सिटी से थोड़ी दूर शांति भरी जगह लेडी बुद्धा। ये वियतनाम की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति है, 67 मीटर्स टॉल, यानी 20 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची। ये स्टैचू आपको माइकी बीच से ही नजर आ जाएगी और जितना आप पास जाएंगे उतना ही इसकी शांति महसूस करेंगे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सोनतरा पेनिनसुला पर बना है, जो एक तरफ से दानांग सिटी और दूसरी तरफ समंदर को देखता है। यहाँ से आपको एक ब्रेड टेकिंग व्यू मिलेगा। होराइजन तक फैला हुआ दानांग सिटीस्केप, समंदर का एंडलेस एक्सपेंस और माउंटेन्स का सरीन बैकड्रॉप। अगर आप शाम या सुबह के टाइम आए तो सनराइज और सनसेट का नज़ारा यहाँ से मैजिकल लगता है। स्काई के कलर्स, ओशन का रिफ्लेक्शन और लेडी बुद्धा की प्रेजेंस सब मिलके एक डिवाइन वाइब क्रिएट करते हैं। लेडी बुद्धा को सिर्फ एक स्टैचू मत समझना, इस जगह की बहुत गहरी कल्चरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है इस स्टैचू को यहाँ के फिशरमैन की रक्षा के लिए बनाया गया था। समंदर में सफर करने वाले लोग यहाँ आके प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी जर्नी सेफ रहे। इसीलिए लेडी बुद्धा का चेहरा हमेशा समंदर की तरफ देखता है, जैसे वो हर समंदर पर निकलने वाले इंसान को आशीर्वाद दे रही हो। वियतनामीज कल्चर में बुद्धिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जगह उसी फेथ और बिलीफ का एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर लोग रेगुलरली मेडिटेशन और प्रेयर्स के लिए आते हैं। अगर आप शांति महसूस करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ बैठ के आप भी इस जगह की एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेडी बुद्धा सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ एक बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ट्रेडिशनल वियतनामीज पगोडास, ब्यूटीफुल गार्डन्स और इंट्रिकेट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं। यहाँ प्रवेश करते ही एक बुद्धिस्ट गेटवे मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और ड्रैगन्स के डिजाइन दिखाई देंगे। ये वियतनामीज टेम्पल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप अंदर आएंगे तो एक बड़ा कोर्टयार्ड मिलेगा, जहाँ लोग आके प्रार्थना करते हैं। यहाँ की इंसेंस की सुगंध, टेम्पल बेल्स की आवाज और हवा में एक शांति भरी एनर्जी, सब मिलके एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि लेडी बुद्धा के हाथों में एक लोटस है, जो शुद्धता और एनलाइटमेंट का प्रतीक है। उनका चेहरा और आंखें एकदम शांत और कंपोज लगती है। अगर आप दानांग आए हो तो लेडी बुद्धा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल है और अगर आप चाहते हैं कि सिटी की भीड़ भाड़ से दूर जाके कुछ वक्त शांति में बिताए तो ये परफेक्ट स्पॉट है। अगर आप फोटोग्राफी भी पसंद करते हैं तो ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है। आपको टेम्पल का ट्रेडिशनल चार्म, समंदर के खुले व्यूज
और दनांग के स्काईलाइन के साथ एक एपिक बैकड्रॉप मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप वियतनाम आए और नेचर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर का एक साथ आनंद लेना चाहते हो तो लेडी बुद्धा को मिस मत करना। अब चलते हैं ट्रिप के मोस्ट अवेटेड जगह पर, बाना हिल्स। बात करें केबल कार राइड की तो एक नॉर्मल राइड नहीं बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग केबल कार है जो 5.8 किलोमीटर लंबी है। मतलब पूरे 20-25 मिनट का एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे व्यू और भी मेस्मराइजिंग होते जा रहा है। नीचे डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, उनके बीच में छुपे हुए वाटरफॉल्स और एकदम सरियल मिस्टी माउंटेन्स। ये सब देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैंटेसी लैंड में जा रहे हैं। और ये हाइट, केबल कार क्लाउड के बीच से गुजर रही है जैसे हम लिटरली आसमान में जा रहे हैं। यहाँ का वेदर भी अलग ही मजा देता है। नीचे दनांग का गर्मी भरा मौसम और यहाँ एकदम कूल ब्रीज और फॉगी एटमॉस्फेयर। सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है फ्रेंच विलेज। ये एक मिडीवल यूरोपियन टाउन का रिप्लिका है जिसमें कैथेड्रल्स, कैफे और ब्यूटीफुली डिजाइन प्लाजाज है। यहाँ आके यूरोप का फील आता है। और सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, यहाँ परफॉर्मेंसेस, स्ट्रीट आर्टिस्ट और कल्चरल शोज भी होते हैं। एकदम लाइवली और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाना हिल्स के गार्डन और पैनोरामिक व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं। यहाँ से आप दनांग सिटी, समंदर और माउंटेन्स का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू देख सकते हैं। अब चलते हैं बाना हिल्स की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन की तरफ और ये रहा गोल्डन ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज पे एंटर करते हैं, पहली चीज जो आपको अमेज करेगी वो है ये दो मैसिव स्टोन हैंड्स जो इस ब्रिज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्रिज 150 मीटर्स लंबा है और 1400 मीटर्स की हाइट पे बना है। इसका मतलब आप लिटरली क्लाउड्स के बीच में चल रहे हैं। गोल्डन ब्रिज को हैंड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो दो हाथ है वो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी डिवाइन पावर ने इस ब्रिज को ऊपर उठाया हो। यहाँ से जो पैनोरामिक व्यू दिखता है वो एकदम सरियल है। नीचे ग्रीन माउंटेन्स, समंदर और बीच में क्लाउड्स का फ्लोटिंग इफेक्ट। और फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो ये एक ड्रीम लोकेशन है। गोल्डन ब्रिज का गोल्डन कलर, उसके पीछे व्हाइट मिस्ट और ग्रीनरी का परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट। तो दोस्तों, अगर आप वियतनाम आए और बाना हिल्स नहीं देखा तो लिटरली कुछ नहीं देखा। ये एक ऐसी प्लेस है जो नेचुरल ब्यूटी, मैनमेड वंडर्स और मैजिकल एक्सपीरियंसेस का परफेक्ट ब्लेंड है। चलिए अब चलते हैं बाना हिल्स के और भी हिडन जेम्स एक्सप्लोर करने। अब बाना हिल्स का एक सबसे थ्रिलिंग अट्रैक्शन है अल्पाइन कोस्टर्स। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 अल्पाइन कोस्टर्स है और हर एक राइड एकदम हाई स्पीड एडवेंचर का एक्सपीरियंस देती है। ये रोलर कोस्टर सेल्फ कंट्रोल्ड है, मतलब आप अपनी स्पीड खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जितनी फास्ट जाओगे उतना मजा आएगा। जब कोस्टर डाउनहिल रेस करता है तो एकदम जंगल के बीच से जिगजैग कर्व्स, स्टीप ड्रॉप्स और क्रेजी टर्न्स आते हैं। एकदम एड्रेनलिन रश गारंटीड है। और बेस्ट पार्ट, यहाँ से व्यूज भी लाजवाब है। आप एक तरफ दनांग के माउंटेन्स और फॉरेस्ट देख रहे हो और दूसरी तरफ स्पीड में एक एडवेंचर राइड का मजा ले रहे हो। अगर आप थ्रिल और स्पीड के फैन हो तो बाना हिल्स का अल्पाइन कोस्टर एक मस्ट ट्राई है। बाना हिल्स एडवेंचर और स्टनिंग व्यूज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और पीस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लिंग उंग पगोड़ा है जिसमें एक 27 मीटर टॉल बुद्ध स्टैचू है। एकदम सेरीन और डिवाइन वाइब। बहुत सारे मंक्स भी यहाँ स्पेशली केबल कार लेके आते हैं इस पगोड़ा के दर्शन करने के लिए। ये जगह उनके लिए बहुत पवित्र और ध्यान लगाने के लिए परफेक्ट है। एक तरफ बाना हिल्स के मिस्टी माउंटेन्स, दूसरी तरफ चांटिंग और बेल्स के सूदिंग साउंड्स। ये प्लेस स्पिरिचुअल ब्लिस का एक्सपीरियंस देता है। अगर आपको नेचर, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड चाहिए तो बाना हिल्स में ये ज़रूर एक्सप्लोर करें। माइकी बीच दनांग के सबसे फेमस और ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है। यहाँ का सॉफ्ट वाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर इस बीच को एकदम पैराडाइज बनाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम आए तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हाई टाइड की वजह से शैक्स भी बंद थे। इस वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमने बस आधा घंटा बीच पे बैठ के वेव्स और बारिश का मज़ा लिया और फिर निकल पड़े। लेकिन अगर आप यहाँ अच्छे वेदर में आए तो ये बीच रिलैक्सेशन और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट स्पॉट है। दनांग से सिर्फ 1 घंटे की बाइक राइड पर एक मैजिकल टाउन है हो यांग।
हम यहाँ रात को आए और सच बताऊं तो ये जगह एकदम फेरी टेल जैसी लगती है। ये एक एंशिएंट टाउन है जिसमें वियतनाम के हेरिटेज और नाइट लाइफ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे पहले कलरफुल लैंटर्न्स। ये जगह फेमस है अपने ग्लोइंग लैंटर्न्स के लिए जो पूरी स्ट्रीट को एक ड्रीमी लुक देती है। हर तरफ रेड, ब्लू, येलो और पर्पल लैंटर्न्स लटक रहे हैं और उनकी रोशनी रिवर पे रिफ्लेक्शन डालती है। अगर आप यहाँ आए तो लैंटर्न बोट राइड जरूर करें। ये एक ट्रेडिशनल वुडन बोट होती है जो पोएटली रिवर के बीच से गुजरती है। बोट में बैठ के सितारों भरे आसमान और ग्लोइंग लैंटर्न्स देखने का एक्सपीरियंस एकदम मैजिकल लगता है। हो यान शॉपिंग लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ हर तरफ लोकल हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स और स्ट्रीट मार्केट्स है। हैंडमेड सुवेनियर्स, एम्ब्रॉयडरीड हैंडबैग्स, सिल्क ड्रेसेस और वुडन क्राफ्ट्स यहाँ की स्पेशलिटी है। सबसे यूनिक चीज जो यहाँ मिलती है वो है कस्टम टेलर्ड क्लोथ्स। हो यान वर्ल्ड फेमस है सिल्क और ट्रेडिशनल वियतनामीज आउटफिट के लिए। अगर आपको कोई सूट, ड्रेस या फिर एकदम पर्सनलाइज आउटफिट चाहिए तो सिर्फ एक दिन में यहाँ टेलर बना कर देते हैं। स्ट्रीट पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल वियतनामीज डिशेस और इंटरनेशनल स्नैक्स भी मिलते हैं। हमने यहाँ एक सुपर टेस्टी बनाना नटेला क्रैब ट्राई किया। एकदम फ्रेश गर्मा गर्म नटेला ड्रिपिंग, क्रिस्प और सॉफ्ट टेक्सचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक बार ट्राई करोगे तो और भी खाने का मन करेगा। और अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो यहाँ फ्रेश ट्रॉपिकल फ्रूट्स का भी बहुत बड़ा कलेक्शन मिलेगा। पाइनएप्पल, मैंगो, ड्रैगन फ्रूट एंड इवन स्टार फ्रूट। ये जगह पार्टी लवर्स के लिए भी एक पैराडाइज है। जब हम स्ट्रीट पे घूम रहे थे तो एक तरफ कल्चरल ब्यूटी और दूसरी तरफ क्रेजी नाइट लाइफ का मिक्स देखने को मिला। हर तरफ बार, लाइव म्यूजिक और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होते हैं। अगर आपको लाइव अकोस्टिक म्यूजिक पसंद है तो यहाँ कोजी कैफेज है जहाँ लोकल सिंगर्स सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स या लाइव जैज परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपको हाई एनर्जी पार्टी सीन चाहिए तो बैकपैकर्स और टूरिस्ट के लिए फुल पार्टी क्लब्स भी है। सबसे मस्त चीज ये है कि ये पूरा एरिया एक वॉकिंग स्ट्रीट है तो आप आराम से स्ट्रोल कर सकते हो बिना किसी ट्रैफिक या रश के। ये एक ऐसी प्लेस है जो आपको ट्रैवल मेमोरीज में हमेशा रहेगी। दनांग के रिवर साइड पे एक आइकॉनिक स्टैचू है, ता चेफ हुआजोंग, जिसका मतलब है कार्प यानी कि फिश टर्निंग इनटू ड्रैगन। ये वियतनामीज कल्चर में स्ट्रेंथ और सक्सेस का सिंबल है। रात को जब ये ब्राइट लाइट्स में ग्लो करता है तो एकदम मेस्मराइजिंग लगता है। इसके बिल्कुल सामने है दनांग का सबसे फेमस लैंडमार्क ड्रैगन ब्रिज। ये ब्रिज इंजीनियरिंग और कल्चर का एक कमाल का मिक्स है। इसकी डिजाइन एक बड़े गोल्डन ड्रैगन जैसी है जो वियतनाम की पावर और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ड्रैगन ब्रिज फायर एंड वाटर शो। हर सैटरडे और संडे रात को 9 से 9:15 के बीच ये ड्रैगन लिटरली आग और पानी उगलता है। पूरी स्ट्रीट एकदम एक्साइटेड क्राउड और म्यूजिक से भर जाती है। ये एक मस्ट वॉच स्पेक्टिकल है जो सिर्फ दनांग में ही देखने को मिलेगा। अगर आप वीकेंड पे दनांग में हो तो इस शो को बिल्कुल मिस मत करना। ये एकदम शॉर्ट और पावर पैक्ड एक्सपीरियंस है जो वियतनाम की ब्यूटी और मॉडर्निटी को एक साथ दिखाता है। आज हम अपने वियतनाम ट्रिप के लास्ट सिटी हनोई की तरफ बढ़ रहे हैं। दनांग से हनोई की फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की होती है। अब तक का सफ़र एकदम अमेजिंग रहा और अब हनोई को एक्सप्लोर करते हैं। होटल में चेक इन करके वो शाम को हम आए ट्रेन स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। हनोई का एक यूनिक एक्सपीरियंस है ट्रेन स्ट्रीट। ये एक नैरो स्ट्रीट है जिसमें बीच में रेलवे ट्रैक है और दोनों तरफ क्यूट कैफेज और स्मॉल रेस्टोरेंट्स बने हुए। एक तरफ पुरानी हनोई की वाइब और दूसरी तरफ ये ट्रेन स्ट्रीट। सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि पूरी स्ट्रीट सिर्फ 13 फीट वाइड है और इसी पतली गली में से गुजरती है ट्रेन। जब ट्रेन आती है तो लोग अपनी टेबल्स हटा देते हैं क्योंकि ट्रेन सिर्फ कुछ इंचेस के डिस्टेंस पे से ही गुजरती है। ये जगह सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं बल्कि रिलैक्स करने और एक आइकॉनिक वियतनामीज एग कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप ट्रेन स्ट्रीट आए तो निक से ज़रूर मिलना। वो कॉफ़ी रेस्टोरेंट फास्ट फूड शॉप नंबर 30 का ओनर है, यंग और सुपर एनर्जेटिक गाय जो विजिटर्स को वार्म वेलकम करता है। आप यहाँ बैठ के एक हॉट कॉफ़ी या वियतनामीज एग कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो और ट्रेन के आने का वेट कर सकते हो।
ये एकदम सिनेमैटिक और सररियल एक्सपीरियंस है जो सिर्फ हनोई में ही पॉसिबल है। वियतनाम आके ट्रेन स्ट्रीट मत मिस करना। नेक्स्ट डे हम निकले वियतनाम के सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन हेलोंग बे के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए हनोई से एक लग्जरी लिमोजिन बस लेनी होती है जो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। हनोई से हेलोंग बे पोर्ट तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर है और लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये राइड काफ़ी स्मूथ थी और बीच में कॉफ़ी ब्रेक भी मिलता है। रोड ट्रिप के दौरान वियतनाम के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और ट्रेडिशनल विलेजेस देखने को मिले। अगर आप हेलोंग बे जा रहे हो और आपका स्टे हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स में है तो आपको बस करीबन 7 बजे होटल से पिकअप करती है। हेलोंग बे क्रूज करने के लिए आपका पूरा दिन निकल जाएगा, तो आप अपना टाइम हनोई में अकॉर्डिंगली मैनेज करें। जैसे ही हम हेलोंग बे पोर्ट पहुंचे, वहां से क्रूज में ऑन बोर्ड हुए। ये लग्जरी क्रूज एकदम स्मूथ और वेल ऑर्गेनाइज थी। सबसे पहले अंदर एक डिलिशियस वियतनामीज कम सेमी इंडियन लंच सर्व किया गया। फिर हम क्रूज से हेलोंग बे के अंदर गए और ये व्यूज ब्रेथ टेकिंग थे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ 1600 से भी ज्यादा लाइमस्टोन आइलैंड्स हैं जो करोड़ों साल पुरानी नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस है। फिर हम गए हेलोंग बे की हिडन केव्स एक्सप्लोर करने, लेकिन काफी भीड़ होने के कारण हम अंदर नहीं जा पाए। बट सुना है कि ये केव्स स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से नेचुरली फॉर्म हुए हैं। फिर वुडन बोट राइड का भी मजा लिया, जिसमें हमने बे के काम वाटर्स और सराउंडिंग लाइमस्टोन फॉर्मेशन का क्लोजअप देखा। ये एक ट्रेडिशनल वियतनामीज बैम्बू बोट होती है जिसमें एक लोकल रोवर आपको हेलोंग बे के नैरो लगून्स और केव्स के अंदर ले जाता है। ये राइड रॉक फॉर्मेशन के एकदम करीब से ले जाती है, जिसमें आप लाइमस्टोन क्लिफ्स का टेक्सचर, नेचुरल आर्क्स और छोटी केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप हेलोंग बे जा रहे हो तो वुडन बोट राइड मिस मत करें। ये एकदम सीनरिक है और आपको इस जगह की असली ब्यूटी का एहसास दिलाता है। आखिर में हम पहुंचे टी टॉप आइलैंड। ये एक छोटी सी हिल टॉप आइलैंड है जहां से हेलोंग बे का एक पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ आप स्विमिंग भी कर सकते हो या सिर्फ रिलैक्स भी कर सकते हो। टी टॉप आइलैंड हेलोंग बे के सबसे पॉपुलर स्पॉट्स में से एक है। ये आइलैंड छोटा सा है, लेकिन इसका व्यू पॉइंट एकदम माइंड ब्लोइंग है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 300 प्लस से ज़्यादा स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर पहुँचते ही जो व्यू दिखता है वो पूरा एफर्ट वर्थ बना देता है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो नीचे बीच एरिया पे चिल कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो या सिर्फ वाइट सैंड पर रिलैक्स भी कर सकते हो। पानी काफ़ी क्लीन और रिफ्रेशिंग है और बीच पे छोटी शॉप्स और रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स भी है। ये एक परफेक्ट जगह है क्रूज के हेक्टिक स्केड्यूल के बीच रिलैक्स करने के लिए। अगर आप हेलोंग बे जा रहे हो तो सनस्क्रीन, सनग्लासेस, हैट और कंफर्टेबल शूज लेके जाना जरूरी है। पानी और स्नैक्स भी रख लो क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही बिजी रहने वाला है। क्रूज में हेलोंग बे एक्सप्लोर करने का एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगले दिन, जो कि हमारा लास्ट डे है उस पूरे वियतनाम ट्रिप का, हम पहुंचे वियतनाम के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क हो ची मिन मॉज़ोलियम में। ये जगह हो ची मिन जी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, जो वियतनाम के रेवोल्यूशनरी लीडर थे और जिन्हें प्यार से वियतनामीज लोग अंकल हो भी बुलाते हैं। उन्होंने वियतनाम को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। ये हनोई के बा दिन स्क्वायर में लोकेटेड है और यहाँ हर दिन हजारों लोग हो ची मिन जी को रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं। मॉज़ोलियम का आर्किटेक्ट सोवियत स्टाइल डिजाइन में बनाया है, जो एकदम ग्रैंड और पावरफुल लगता है। यहाँ एंट्री फ्री है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ आपको साइलेंट रहना पड़ता है, शॉर्ट्स या स्लीवलेस कपड़े अलाउड नहीं है। मॉज़ोलियम के अंदर हो ची मिन जी की प्रिजर्व बॉडी एक ग्लास केस में रखी गई है। इसके आसपास हो ची मिन म्यूजियम, प्रेसिडेंशियल पैलेस और 1 पिलर पगोडा भी है। तो अगर आप हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्टेड हो तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। बस याद रखो, मॉज़ोलियम मंडे और फ्राइडे को क्लोज होता है और सुबह जल्दी आना बेस्ट है क्योंकि यहाँ लाइन बहुत लगती है। अब हम पहुंच गए हैं इंपीरियल सिटाडेल ऑफ था लोंग, जो वियतनाम की एक सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। इसे सिटाडेल फोर्ट भी कहते हैं। ये 11वीं सेंचुरी में ली डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था और 1000 सालों तक वियतनाम का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर रहा है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ एक्सकवेशंस में बहुत सारी एंशिएंट टनल्स, पैलेसेस, गेट्स और मिलिट्री बंकर्स मिले हैं, जो वियतनाम की हिस्ट्री और वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि वियतनाम वॉर के टाइम पर एक अंडरग्राउंड बंकर भी है जहां से मिलिट्री स्ट्रेटजीज प्लान होती थी। सिटाडेल का मेन एंट्रेंस दुआन मॉन गेट से होता है और अंदर आते ही आपको ब्यूटीफुल एंशिएंट स्कल्पचर्स और ओल्ड रेलिक्स और रॉयल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ एक इंपीरियल पैलेस भी था जो अब सिर्फ रुइंस में बचा है, लेकिन उसके आसपास की वॉल्स और गेट्स आज भी एक पावरफुल रॉयल वाइब देते हैं। अगर आपको वियतनाम की डीप हिस्ट्री और रॉयल पास्ट एक्सप्लोर करना है तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। और एक टिप, यहाँ आप 2 से 3 घंटे इजीली स्पेंड कर सकते हो, तो कंफर्टेबल शूज और सनस्क्रीन जरूर लेके आना। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा वियतनाम का सफ़र। अगर आप भी वियतनाम आने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेना, ताकि अब जो इम्पोर्टेंट टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे वो स्पेशली इंडियन ट्रैवलर्स के काम आएंगे। वियतनाम के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा चाहिए होता है, जो आप वियतनाम की ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले वीज़ा अप्लाई कर लो ताकि लास्ट मिनट टेंशन ना हो। यहाँ की करेंसी वियतनामीज डोंग है और इंडिया का 1 रुपी लगभग 300 वियतनामीज डोंग के बराबर होता है। ज़्यादा कैश कैरी मत करना, क्योंकि मेजर सिटीज़ में कार्ड पेमेंट्स काफ़ी जगह चल जाते हैं। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए वेजिटेरियन फूड ढूंढना अब इजी हो गया है बिग सिटीज़ में, लेकिन रिमोट एरियाज में वेज बाम मी, जो बेसिकली एक सबवे सैंडविच के जैसा होता है, मिल जाएगा। फिर भी अगर आप वेजिटेरियन हो तो नो फिश सॉस, नो मीट, नो एग बोलना मत भूलना। वियतनाम में बाइक रेंटल्स और ग्रैब टैक्सी बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। स्कूटी रेंट पर लेने के लिए इंडियन लाइसेंस चाहिए होता है, बट अगर आप अपने होटल से ही रेंट करते हो तो यूजुअली आपको पासपोर्ट या और कोई डिपॉजिट नहीं देनी पड़ती। रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जो है अंदाजन 1,50,000 वियतनामीज डोंग, जो लगभग 500 इंडियन रुपीस होते हैं। आपको इंटरनेशनल परमिट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल सिम के लिए वियतटेल या मोबीफोन का सिम ले सकते हो, जो आपको इजीली एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा और जिसकी वैलिडिटी 10, 15 या 20 डेज ऐसे होती है। वियतनाम में वेदर रीजन वाइज चेंज होता है, लेकिन अक्टूबर टू अप्रैल सबसे अच्छा टाइम है विजिट करने के लिए। अगर आप हेलोंग बे या फुकॉक जा रहे हो तो मॉनसून अवॉइड करना, क्योंकि क्रूजेज और बीचेस का मजा तब नहीं आएगा। वियतनाम में शॉपिंग करते टाइम बार्गेनिंग मस्ट है, स्पेशली नाइट मार्केट्स में प्राइस ऑलमोस्ट डबल बोलते हैं, तो हमेशा नेगोशिएट करो। होयान और हनोई के मार्केट्स इंडियन टूरिस्ट के लिए बेस्ट जगह है सूवेनियर्स लेने के लिए। वियतनामीज लोग काफी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होते हैं, तो लाउड बातें या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। टेम्पल्स या पगोडाज विजिट करते वक्त शोल्डर्स और नीज कवर करना जरूरी होता है, तो आउटफिट्स ध्यान से चूज करें। बस दोस्तों, तो ये थे वियतनाम ट्रैवल के सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, जो आपके ट्रिप को और भी स्मूथ और एंजॉयबल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वियतनाम की यादों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो जल्दी आने वाला है नए डेस्टिनेशन के साथ हमारे चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड।